जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं और अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग सभी स्टूडेंट से हमें अनुरोध है कि इस लॉकडाउन का सही से पालन करें और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को बचाने में सक्षम रहें। तो चलिए, इस लॉकडाउन के चलते हम लोग को भी काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन आगे के पढ़ाई जारी रखने के लिए हम आपको कुछ वीडियो बना के भेज रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक अपना पढ़िए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का टॉपिक कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि क्लास 11th में पढ़ाया गया था काफी अच्छे तरीका से। और जिस बच्चे को लिमिट पर कमांड है उसे कंटिन्यूटी चैप्टर में किसी तरीका का कहीं पर भी उसको दिक्कत नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काफी दिन हो गया है तो लिमिट का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जो पढ़ाया गया है क्लास 11th में। जब लेक्चर चलेगा तो उसमें भी हम आपको समय वहां पर जहां पर जरूरत होगा वहां पर हम आपको लिमिट के बारे में रिवाइज करते चलेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे काम करता है, आखिर कंटिन्यूटी का क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जो है वो एक कंटिन्यूअस शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है लगातार। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का, किसी कर्व का अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में अगर कहीं पर भी मेरा ग्राफ ब्रोकन नहीं होता है, यानी कि सीधे तौर पर हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के कर्व, किसी कर्व का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में मेरा पेन अगर उठता नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस चीज को डिटेल में जानने के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टू चेक वेदर fx is continuous और नॉट। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आपको तीन बातों पर ध्यान देना होगा। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि एट x इक्वल टू a, यानी कि फर्स्ट सिंगल पॉइंट पर, नंबर सेकंड ओपन इंटरवल पर, यानी कि a और b के बीच में, यानी कि ओपन इंटरवल, जो कि ये भी पढ़े हैं हम लोग कि ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, क्लोज इंटरवल किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, यानी कि नंबर थर्ड क्लोज्ड इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल क्या होता है ये आप जानते हैं, यानी किस तरीका से मैथमेटिकल में लिखते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, a इंक्लूड नहीं होता है, b इंक्लूड नहीं होता है, उसके बीच में जो वैल्यू आते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। जबकि ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीका से भी लिखते हैं और ये होता है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, a भी इंक्लूडेड होगा, b भी इंक्लूडेड होगा और इसके बीच के वैल्यू भी इंक्लूडेड होंगे। तो आप जान गए कि कैसे हम किस किस पॉइंट पर चेक करेंगे। सिंगल पॉइंट पर चेक करेंगे, ओपन इंटरवल के बीच में चेक कर सकते हैं और नंबर थर्ड क्लोज इंटरवल के बीच में हम लोग चेक कर सकते हैं।
if graph of fx is drawn, then we had checked that graph is unbroken, having no holes, no break, then fx is continuous, यानी कि अगर वही चीज जो हमने बोला उसी चीज को लिखे हैं कि यदि किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने में सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कहीं पर ग्राफ जो है वो टूट तो नहीं रहा है, कहीं पर वो जो ग्राफ है कहीं टूट तो नहीं रहा है, या कहीं पर ग्राफ जो है वो कहीं पर हॉल तो नहीं बना रहा है, छोड़ के तो नहीं जा रहा है, गड्ढा कहीं पर तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो अगर कहीं पर ग्राफ ब्रेक हो जाएगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, या कहीं पर हॉल आ गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस का मतलब कि कहीं पर भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो लगातार जाना चाहिए, कहीं पर भी ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर ब्रेक हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, वो फिर कंटिन्यूअस नहीं क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर समझाते हैं। y इक्वल टू x का ग्राफ, तो y इक्वल टू x का ग्राफ जनरली सभी लोग जानते हैं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस। तो y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीका से y इक्वल टू x का ग्राफ होता है। तो देखिए हम इसका ग्राफ प्लॉट किए, किस तरीका से ग्राफ प्लॉट किए आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये x हुआ और ये क्या हो गया, y हो गया। x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान मेरा 1 आया, x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान 2 आया, x का मान मैंने -1 रखा तो y का मान -1 आया, x का मान मैंने -2 रखा तो y का मान भी जो है से हमें क्या आया है, -2 आया। तो इस तरीका से हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया, ग्राफ इसका बन गया। तो जब हम इस ग्राफ पर नजर डालते हैं y इक्वल टू x का, तो y इक्वल टू x के ग्राफ में देखते हैं कि जब हम यहां से प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ जो है से कहीं पर भी जो है वो ब्रेक नहीं करता है, यानी कि -∞ से +∞ की तरफ जाता है, इसमें कहीं पर भी ब्रोकन होने की संभावना नहीं है। तो इस तरीका के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। और देखिए एग्जांपल से और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल टू mod x का। इसका भी ग्राफ आपको 11th क्लास में बताया गया है। y इक्वल टू mod x का ग्राफ किस तरीका से होता है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो हमने देखा कि y इक्वल टू x का ग्राफ इस तरीका से होगा, क्यों, क्योंकि मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान मेरे पास 1 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 2 आया। जबकि y इक्वल टू mod x में एब्सोल्यूट वैल्यू में हम अगर x का मान 1 रखेंगे, x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान तो 1 आएगा, लेकिन x का मान अगर हम -1 रखेंगे तो y का मान जो होगा वो मेरा -1 नहीं, y का मान भी 1 आएगा। x का मान 2 रखेंगे इस वाले केस में तो y का मान 2 आएगा,
इस वाले केस में भी x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। इस वाले केस में x का मान मैंने -2 रखा तो y का मान -2 आया, जबकि इस वाले केस में मॉड में अगर हम x का मान -2 रखेंगे तो वो 2 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये y = x वाले में पॉजिटिव भी जा रहा था और निगेटिव भी जा रहा था। x पॉजिटिव रख रहे थे तो y पॉजिटिव मिल रहा था, x निगेटिव रख रहे थे तो y निगेटिव मिल रहा था। जबकि इस वाले केसेस में हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तो y पॉजिटिव मिल रहा है, x निगेटिव ले रहे हैं फिर भी y पॉजिटिव मिल रहा है। तो जो ग्राफ यहां था यहां से शिफ्ट होकर ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीका से। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस का। लेकिन हमने इस ग्राफ को बनाया तो इस ग्राफ को बनाया कहीं से यहां से भी हम इसको इस तरीका से प्लॉट कर सकते हैं। तो कहीं से भी हम इस ग्राफ को हम जब यहां पर इस तरीका से ला रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसा हमें नहीं आया कि हमें पेन उठाने की जरूरत हो। कहीं पर भी ऐसा नौबत नहीं आया कि कहीं पर हमें पेन उठाने की जरूरत हो। तो इस टाइप के हम फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कहीं पर भी ना ब्रोकन हुआ ना कहीं पर हॉल बना, और जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो कहीं पर भी ये जो है से हॉल नहीं हुआ। नंबर 3 एग्जांपल y = sin x का, जैसा कि आप लोग जानते हैं तो y = sin x का, तो sin x का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीका से होता है। इस तरीका से sin x का ग्राफ होता है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, यहां पर हो गया आपका π/2। तो sin x के केसेस में भी हम देख रहे हैं कि यहां पर भी हम जब ग्राफ बना रहे हैं तो कहीं पर भी इस ग्राफ को, इस फंक्शन के ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी हमें ब्रोकन नहीं हुआ है और न कहीं पर हॉल हुआ है। यानी कि वैसा ग्राफ को, वैसा फंक्शन जिसमें हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में कहीं पर भी हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, तो वैसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट हम ले रहे हैं एग्जांपल, जैसे y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसके बारे में आप लोग 11th क्लासेज में पढ़े हैं कि y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन में पढ़ना 11th के फंक्शन का टॉपिक में। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसमें 1 रखें तो इसका वैल्यू 1 होगा, अगर इसमें हम 1.2 रखें तो इसका मान फिर भी 1 होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या लिस्ट वैल्यू इंटीजर भी इसे हम बोलते हैं, जो कि हमने शुरुआती में 11th क्लासेस में इसके बारे में काफी अच्छा तरीका से इंट्रोडक्शन दिया था। फिर भी आपको कुछ रिवाइज हम करा दे रहे हैं। अगर हम इतना ही नहीं 1.67 लें तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। अगर हम 3.99 लें तब पर भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 ही होता है। अगर हम 8.96 ले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता है, क्योंकि उसके लिस्ट में जो इंटीजर है वो 8 है, तो लिस्ट इंटीजर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, माइनस में हम देखते हैं -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, -4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -5 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1.2 में लिस्ट इंटीजर एक लेफ्ट साइड में 1 हुआ और एक राइट साइड में 2 हुआ, लेकिन हम उसे सिलेक्ट करेंगे जो लिस्ट हो। तो लिस्ट में मेरा कौन सा है, 1 है, ना कि 2 है। यहां पर देखिए 1.67, तो 1.67 के लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो 1 है और राइट साइड में जो इंटीजर है वो 2 है। तो हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो मेरा लिस्ट जो हो गया वो 1 हो गया। उसी प्रकार से 8.96 है तो उसके लेफ्ट
साइड में मेरा इंटीजर 8 है और उसके राइट साइड में मेरा इंटीजर 9 है, लेकिन हम लिस्ट इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे तो मेरा लिस्ट इंटीजर जो हो गया वो मेरा 8 हो गया। उसी प्रकार से -4.6 है, तो -4.6 के लेफ्ट साइड में मेरा -5 आएगा और राइट साइड में मेरे -4 आएगा, लेकिन छोटा कौन है? -5, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे -5 को। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपको हम बताएं, पहला एग्जांपल लिया y = x का, जो कि आपने देखा कंटिन्यूअस था, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कहीं पर भी वो ब्रोकन नहीं हुआ। जबकि मैंने दूसरा ग्राफ लिया y = mod x का, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का, उसका भी मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो कहीं पर भी ऐसा नौबत नहीं आया कि हमें पेन उठाने की जरूरत पड़े उस ग्राफ में, तो वो भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल मैंने लिया y = sin x, तो sin x का मैंने ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में भी कहीं पर भी ऐसा दिक्कत नहीं आया कि हमें पेन उठाने की जरूरत पड़े। तो दिस फंक्शन, ये तीनों जो एग्जांपल लिया, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट्स, इस जो अपने डोमेन में है वो कंटिन्यूअस है। तो यहां पर भी डोमेन और रेंज की बात आती है, जो कि क्लास 11 के फंक्शन में डोमेन के बारे में जानकारी प्राप्त होना है। तुरंत मैं बताता हूं डोमेन के बारे में, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। उसके पहले मैं एक एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस का ले लेता हूं। तो y = ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीका से ग्राफ इसका बनता है, इस तरीका से। क्यों? क्योंकि जरा देखिएगा ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर जब हम 0 लेंगे तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, यानी कि जब हम y = fx, यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जब हम x का मान 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। जब हम x का मान 0.2 लेंगे तब पर भी मेरा 0 आएगा, यानी कि कहने का मतलब कि मैंने इधर इससे राइट साइड में बढ़ा 0.2, फिर भी मेरा y का मान क्या आया? 0 आया। तो y 0 कहां होता है? x ही एक्सिस पर। यहां तक कि मैं 0.7 लेता हूं, तो जब 0.7 ले रहे हैं तो x एक्सिस की तरफ इधर बढ़ रहे हैं, x का मान बढ़ रहा है, लेकिन 0.7 का y का मान जो होगा वो 0 ही होगा, लेकिन मेरा y का मान जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ऐसे ही करते करते अगर हम 0.999 लेते हैं तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, यानी कि 0.99 तक मेरा रिजल्ट 0 होगा। लेकिन जैसे ही 1 पर मैं पहुंचता हूं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, यानी कि जैसे ही मेरा वैल्यू 1 पर गया तो 1 पर मेरा मान सीधे 1 आ जाएगा। फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.99 तक फिर मेरा वैल्यू जो है वो क्या रहेगा? y का मान, सभी का मान जो है वो कितना होगा? 1 होगा। यानी कहने का मतलब कि 1 पर भी 1, 1.2 पर भी 1, यानी कि यहीं पर होगा, 1.3 पर भी 1, 1.99 तक